आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात बाबा बागेश्वर की, जो कि बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हजारों अनुयायियों के साथ आज से हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। और ये यात्रा जो है वो 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जो कि छतरपुर जिले से शुरू होकर ओरछा में राम राजा दरबार पर खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कह रहे हैं। हजारों लोगों की ये भीड़, जिसमें साधु संत भी हैं, पुरुष और महिलाएं भी, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी। ये लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बुलावे पर हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से छतरपुर पहुंचे हैं। इस यात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों का ये उत्साह और उमंग आज देखते ही बना। कोई झाल मंजीरे और ढोलक बजाता नजर आया, कोई शंख और डमरू बजाता दिखा और कोई भजनों पर नाचता झूमता। इस यात्रा को शुरू करने से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, फिर भगवा ध्वज लहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जिसके बाद तय समय पर यह यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई। हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल चुके हैं। 160 किलोमीटर लंबी अपनी इस पद यात्रा पे हजारों लोगों का हुजूम है, जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए सड़कों पे भी हैं और साथ ही में इस पूरी यात्रा में साथ साथ चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में निकाली जा रही ये यात्रा 160 किलोमीटर की है, जो छतरपुर से शुरू होकर ओरछा में राम राजा दरबार पर खत्म होगी। छतरपुर से ओरछा की ये दूरी 9 दिनों में पैदल तय की जाएगी और रोजाना करीब 20 किलोमीटर पैदल चलने का प्लान है। पहले दिन का जो पड़ाव है कदारी गांव, वहां पहुंचने वाली है। उससे ठीक पहले अगर आप देखिए तो आपको हाईवे पे दूर तक सिवाय केसरिया ध्वजों के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ये जो भव्य तस्वीर है, कई किलोमीटर दूर तक जो भगवा ध्वज सिर्फ दिख रहे हैं, ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प को देश भर से जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस यात्रा के दौरान न सिर्फ सनातन का प्रचार किया जाएगा, बल्कि समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। हमें हर हाल में धर्म गुरुओं को, साधु संतों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को, राष्ट्र के प्रति अपना सद्भाव रखने वाले लोगों को बाहर निकलकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाना पड़ेगा। आपका नारा ये भी चल रहा है, जात पात की करो विदाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यात्रा में बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है, जिसे यात्रा में आए लोग खींचकर ओरछा में राम राजा दरबार तक ले आए। यात्रा में शामिल लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस मकसद से ये पद यात्रा कर रहे हैं, वो जरूर पूरा होगा। हिंदू एकता हो जाए पक्का, जो जात पात मिटो चाहिए। क्या नाम तुम्हारो? छुटियां कक्का। अरे तुम्हारी जय हो बे। अपन हाँ अब जात पात में नहीं पढ़ने, हिंदू एकता पे ध्यान देने। अम्मा जी कहाँ से आई हैं आप? परवल से आए, परवल से, हरियाणा से फरीदाबाद से आए हुए हैं जी। कल से यहीं आए हुए हैं बाबा की यात्रा में शामिल होने के लिए। 2 बसें हमारी आई हुई हैं वर्ग पे, फरीदाबाद से आए हुए हैं। बहुत आस्था है, बड़ा अच्छा है। दावा ये किया जा रहा है कि करीब 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में लोगों की भीड़ को देखते हुए उनके ठहरने, खाने पीने और सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा के दौरान लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। व्यवस्थाएं है, क्योंकि जो पैदल यात्री है उनके साथ जो सामान है वो अलग अलग बसों में जाएगा। उसके बाद पहला जो पड़ाव है वो कदीरा गांव है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। वहाँ पे आज ये पड़ाव होगा। वहाँ पर
रात्रि विश्राम होगा। सुरक्षा की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए कई जिलों का फोर्स जो है वो फिलहाल यहाँ पे लाया गया है, और वो इसलिए लाया गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं, क्योंकि उनकी तो सुरक्षा पहले से ही काफी सख्त है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पैदल यात्री है, जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु चलेंगे, उनकी भी सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में सागर संभाग का जो पूरा पुलिस फोर्स है, आसपास के जो जिलों की बात करें, छतरपुर के अलावा अगर हम देखें पन्ना जिला हो जाता है, सागर जिला हो जाता है, दमोह है, यहाँ से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। चर्चा तो वैसे इस बात को लेकर भी हो रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री की 160 किलोमीटर की पदयात्रा में देश के बड़े साधु संतों के अलावा नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पोल्यूशन संकट की। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल की तरह इस साल भी बनी हुई है और इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलने से लोगों को सांस लेने में और साफ हवा नहीं मिल पा रही, सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। हर साल होने वाले इस पॉल्यूशन के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें एक है पराली जलाना, जो कोर्ट और राज्य सरकारों की सख्ती के बाद भी नहीं रुक रहा है। आखिर किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है और इस पराली संकट से निपटने के लिए सरकारों की तरफ से क्या सहूलियत किसानों को दी जाती है, देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के साथ पंजाब और हरियाणा के आसमान में छाया यह स्मॉग लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। ये समस्या अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि इससे निपटने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के सरकारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक को भी दखल देना पड़ा है। लेकिन इस पॉल्यूशन का ठोस सॉल्यूशन अब तक नहीं मिल पाया है। जब ये पॉल्यूशन सभी मानकों को तोड़कर खतरनाक लेवल पर पहुंचता है तो इसके कारणों पर जोर शोर से चर्चा शुरू हो जाती है। इस चर्चा में पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र आम है, जिसे रोकने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही हैं। यहाँ तक कि रोक के बावजूद पराली जलाने पर सख्ती भी की जा रही है। 10,000 मामले आए हैं, क्योंकि पिछले साल ये तकरीबन 36,000 के ऊपर मामले दर्ज हुए थे, जो कि सैटेलाइट से हमें प्राप्त हुए थे। उन 10,000 मामलों में हमने तकरीबन 4900 में इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगा दिया है, जिसमें 1,84 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अब तक लगाया जा चुका है, और उस कॉम्पनसेशन में हमने 1,13 लाख रुपया वसूल भी कर लिया है। इसी तरह हमने तकरीबन 4870 केसों में जो किसान हैं उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो की है, और जहाँ पे कोई और मामले सामने आए जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ने कोई प्रॉपरली काम नहीं किया, वहाँ भी केस दर्ज किए गए हैं। आखिरकार पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत दूसरे राज्यों में बड़ी मात्रा में किसान अक्टूबर और नवंबर के महीने में पराली क्यों जलाते हैं? तो इसके पीछे वजह यह है कि जब भी धान की फसल कटती है तो उसे जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, बल्कि जड़ के ऊपर का कुछ इंच का हिस्सा छोड़कर काटा जाता है। ऐसा मशीन की कटाई में ज्यादा होता है। ये छूटा हुआ हिस्सा खेतों से हटाना आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे सरल उपाय होता है कि इस बचे हुए हिस्से को जला देना। इससे न सिर्फ किसान के समय और पैसे दोनों की बचत होती है, बल्कि खेत गेहूं की फसल की बुआई के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास भी रबी की फसल की बुआई के लिए सिर्फ 20 दिन का समय बचता है और धान की पराली आमतौर पर पशु चारे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। यही वजह है कि राज्य सरकारों के सख्त रवैये के बावजूद किसान चोरी छिपे इसमें आग लगा देते हैं। देखिए, अब तक कैथल जिले में 172 AFL के मामले आ चुके हैं। उसमें से हमने 172 आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिसमें से हमने 67 ऐसी हैं जो नोट फाउंड हैं और 93 पे हमने कंप्लेंट और FIR करवाई है, और इसमें जो फाइन कलेक्शन हुआ है वो 1,62,500 रुपये का फाइन हमने कलेक्ट कर लिया है। तो नया नियम क्या है, उसके तहत कितना फर्क पड़ा? नए नियम में पहले तो 2 एकड़ तक
2,500 रुपये थे, अब वो डबल हो गए, 5,000 रुपये हो गए जी। इसका कोई प्रभाव पड़ा? देखिए इसका काफ़ी प्रभाव है। अगर बात करें पिछले साल की तो अब की बार इंसिडेंट्स कम भी हुए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में। पराली की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी संसाधन भी उपलब्ध करा रही है, वो भी सब्सिडी पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सके। पंजाब में सरकार इन सीटू और एक्स सीटू तरीकों से पराली के प्रबंधन के लिए सीआरएम मशीनों का चलन तेजी से बढ़ा रही है। इन सीटू के तहत पराली को खेत में ही दबाकर खाद में बदल दिया जाता है, जबकि एक्स सीटू तरीके में पराली को बंडल बनाकर ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उद्योगों को भेज दिया जाता है। पराली का इलाज क्या है? सरकार की ओर से या किसानों की ओर से 2 अल्टरनेटिव ढूंढे गए हैं। इन सीटू यानी कि खेत में डिकम्पोज करना, साथ के साथ बिजाई करना, और एक्स सीटू यानी कि इस पराली के साथ ऐसे बंडल बनाना और इसको यहाँ से बाहर खेत से भेजना। और इसके लिए आप देखिए कि कैसे जो पराली है, धान की फसल के बाद जो बचा हुआ जितना इसका वेस्ट है, उसको जलाने की बजाय कोशिश की जा रही है कि इसके बंडल बनाकर उपयोग किए जाएं। पंजाब सरकार का दावा भी है कि हाँ, इन सीटू मेथड्स जो हैं कि पराली को किस तरह मैनेज किया जाए, आग ना लगानी जाए, उसका जो है यूज किया जा रहा है। हम इस वक्त पटियाला में हैं, तो ये सुपर सीडर मशीन जो है ये काम करती है। इस तरह काम करती है कि ये देख सकते हैं आपकी पराली है, ये ट्रैक्टर के आगे, ट्रैक्टर के पीछे वो मशीन लगी हुई है जो पंजाब सरकार प्रोवाइड करती है, इनको किसानों को सब्सिडी पे प्रोवाइड करती है। और जिस तरह ये किसान जो है इसको मशीन को पराली के ऊपर से चलाते हैं, पीछे से खेत जो है आप देख सकते हैं क्लीन होता जाता है। ये पराली बीच में ही मिट्टी के अंदर ही दब जाती है और मैन्योर का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद कई किसान अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, जिसके चलते उन्हें चोरी छिपे पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मोहाली से अमन भारद्वाज और पटियाला से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं साइबर फ्रॉड के तहत डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिछले कुछ महीनों से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी लगातार कार्रवाई कर रहा है और गृह मंत्रालय के साइबर विंग I4C की तरफ से लगातार साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। उसके निर्देशों पर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के कई तरीकों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाला नया हथकंडा डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। ब्लॉक किए गए ज्यादातर नंबर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में एक्टिव हैं, जिनका इस्तेमाल भारत में रहने वाले कई भोले भाले लोगों से डिजिटल अरेस्ट के जरिए पैसे ठगने में होता था। इन व्हाट्सएप नंबर्स का इस्तेमाल नौकरी की तलाश में पाकिस्तान से कंबोडिया पहुंचे लोग कर रहे थे, यानी कि वो साइबर फ्रॉड में शामिल हैं। गुड न्यूज टुडे ने सबसे पहले कंबोडिया, म्यांमार और लाओस से चल रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़े अपराधों को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर चलने के बारे में जानकारी दी थी और इन्हीं कॉल सेंटर्स की मदद से साइबर फेक पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट का खेल खेलते हैं। जबकि भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर CRPC जैसे तमाम नए पुराने कानूनों में से किसी में भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे जुड़ी कोई धारा या फिर कानून भी नहीं है जिसके तहत व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जाए। डिजिटल अरेस्ट जालसाजों यानी कि साइबर फ्रॉड की तरफ से इजाद किया गया शब्द है, जिसके जरिए साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनकी जीवन भर की कमाई ले उड़ते हैं। गृह मंत्रालय की साइबर विंग के मुताबिक सिर्फ एक साल यानी कि अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 मामले सामने आए, जिनमें 2,140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। यानी अगर औसत निकाला जाए तो हर महीने 214 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो रही है। इस हिसाब से डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग हर दिन मासूम लोगों से 6 करोड़ रुपए लूट रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा यह आंकड़ा बेहद छोटा है। डिजिटल अरेस्ट से जुड़े शिकार भारतीयों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है हो सकती है,
कई लोग ऐसे भी हैं जो डर या फिर बदनामी की वजह से सामने नहीं आते हैं और इसकी वजह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों कंबोडिया, म्यांमार और लाओस और वियतनाम में बैठे डिजिटल ठगों का हौसला बुलंद हो जाता है। ऐसे में डिजिटल अरेस्ट की पहचान करने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। देश की कोई भी सरकारी जांच एजेंसी आधिकारिक संवाद के लिए व्हाट्सएप या फिर स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करती है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। ये वैसे अकाउंट हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 17,000 ऐसे अकाउंट हैं जो कंबोडिया, म्यांमार के साथ साथ वियतनाम और लाओस में ये तमाम अकाउंट एक्टिव थे, जिनके जरिए भारत में लगातार साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। कई ऐसे लोग हैं जो इस साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, उनका पैसा उनके अकाउंट से निकाला गया। एक आंकड़े की अगर बात करें तो डिजिटल अरेस्ट के जरिए हर दिन 6 करोड़ रुपए अकाउंट्स के लोगों से निकाले जा रहे हैं। यानी कि पिछले 10 महीनों का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट से अब तक निकाले जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय गृह मंत्रालय का I4C विंग इसके लिए लगातार कदम भी उठा रहा है। जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 6 लाख के आसपास जो सिम कार्ड हैं उनको ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही 3.5 लाख के आसपास म्यूल अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया है। साथ ही कुछ ऐसी जो URL हैं करीब 65,000 के आसपास उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से ब्लॉक किया गया है। सबसे बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं वो कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और इसके साथ साथ जो थाईलैंड का इलाका है, इन तमाम जगहों पर ऐसे हॉट स्पॉट बने हुए हैं जहां से लगातार फोन भारत में किए जा रहे हैं और उसके जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो पाकिस्तान से आकर के कंबोडिया में नौकरी करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो इस साइबर फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं। तो इन तमाम घटनाओं को लेकर के भारतीय एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और उनकी तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि भारत के लोगों को जो साइबर फ्रॉड में फंसाया जा रहा है उनसे उनको बचाया जाए और इसके लिए लगातार कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है I4C विंग की तरफ से 1930, जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस साइबर फ्रॉड से शिकार होता है तो उसको जो है 1930 पर कॉल करना है और उसके बाद उसमें अगर कंप्लेंट करता है तो उसके आधार पर लगातार एक्शन लिया जाएगा और इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को रोकने में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन अभिषेक के साथ जितेंद्र सिंह। मौसम बदल रहा है, शीत ऋतु दस्तक दे रही है और इसी के साथ अयोध्या में रामलला के भोग श्रृंगार में बदलाव किया गया है। आज बालक राम ऊनी शुभ वस्त्रम से सुसज्जित हैं, तो अब आपको उनके दिव्य रूप के दर्शन भी कराते हैं और साथ ही साथ उनकी विशेष पोशाक से जुड़ी बारीकियां भी बताते हैं। ये शुभ वस्त्र गुजरात और लद्दाख के सामान से तैयार किए गए हैं। पूरी सर्दी रामलला हर दिन अलग अलग रंग के ऊनी वस्त्र में दिखेंगे और इसके अलावा सर्दी में उनके खान पान का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। ऋतु कोई भी हो, मौसम कोई हो, रामनगरी में आस्था भक्ति का रंग साल भर एक सा रहता है, लेकिन बदलते मौसम ने रामलला के श्रृंगार को जरूर बदल दिया है। रामलला का ये रूप, ये श्रृंगार देखिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का ऊनी शुभ वस्त्रम से श्रृंगार किया गया है। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही अब रामलला FFI का ये 55वां संस्करण है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, डायरेक्टर समेत दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बार फिल्म फेस्टिवल में यूथ टैलेंट पर खास तौर पर फोकस किया गया है। 20 नवंबर से शुरू हुआ ये फेस्टिवल 8 दिनों तक चलेगा और 28 नवंबर को इसका समापन होगा। इस दौरान देश विदेश की जानी मानी फिल्में, शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। इंटरनेशनली इतनी सारा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है, अनेकों देशों से फिल्में आई हैं। हमारे खुद के देश से हम यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तानियों के लग रहा है सर, मैं स्टूडेंट डेलीगेट रह चुका हूँ इस फेस्टिवल का
तो मेरी यादें यहाँ से कई सालों से जुड़ी हैं और बहुत कुछ सीखा यहाँ की फिल्में देखकर। 10-10 दिन बिताए हैं यहाँ पर, अक्सर दिन में 4-5 फिल्में देख कर। तो टू बी हियर नाउ एज अ परफॉर्मर एंड टू अटेंड द इवेंट फील्स लवली। मेरी पहली फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स यहाँ पर प्रीमियर भी हुई थी, तो इसी से पुराना नाता है एंड इट्स गुड टू बी बैक। पहला रीज़न ये कि मेरी फिल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर है 22 को, और फिल्म बहुत ही दिल के करीब है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसको चाहा है। एंड नाउ फाइनली देयर इज एन एशिया प्रीमियर व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। हमेशा कोई भी यूथ होता है, यंग मैन होता है, यंग लेडी होता है, हमेशा सोचता हूँ मैं या तो पर्दे कैमरा के सामने एक फिल्म बनाऊँ। अब मौका है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यूज द अपॉर्चुनिटी, डोंट ग्रम्बल। ऐसे मत सोचो कि हमारे पास मौका नहीं, मौका है। दिस थिंग्स रियली हेल्प यू। बहुत अच्छा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज स्टूडियो।